हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या आप जानते हैं कि बायोलॉजी में 10 चैप्टर ऐसे हैं जिनका अगर आप थॉरोली रिवीजन कर लेते हैं तो री नीट 2026 में आपका 50 प्लस क्वेश्चंस आसानी से तैयार हो जाते हैं। यानी कि बायोलॉजी में 200 प्लस स्कोर आसानी से सिक्योर हो सकता है। ये जो 10 चैप्टर हैं ये क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक्स हैं और री नीट के लिए केवल 25 डेज रिमेनिंग है। तो अगर आप इन 10 चैप्टर्स को अपनी पहली प्रायोरिटी पे जिस तरीके से मैं बताऊंगी अगर आप वैसे तैयार कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, क्योंकि आपका इन 10 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आधे से ज्यादा बायोलॉजी तैयार हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये कौन से 10 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपके 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक तो बहुत इलेबोरेट चैप्टर है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसमें से बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस के बन सकते हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आपको जेनेटिक कोड, म्यूटेशंस और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस पे भी क्वेश्चन आसानी से इससे बनते हैं। तो इस चैप्टर से मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जहां पर भी आपका एनसीईआरटी का नॉलेज आप अप्लाई कर सको, यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, या आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि पूरी लेंथ जो है वो डीएनए की इतनी है, बेस पेयर्स इतने हैं, या चारगाफ रूल के ऊपर क्वेश्चंस। तो ये मुझे लगता है कि बहुत हाई वेटेज टॉपिक है। इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 6 से 7 क्वेश्चंस, मुझे जो ट्रेंड मैंने देखा है पीवाईक्यूज में उसमें से ऐसा दिखता है कि 6 से 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर आपका ऑलरेडी बहुत अच्छे से तैयार है तो आपको कम से कम 7 से 8 बार आपको और रिवाइज कर लेना चाहिए, और इस चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 दिन लगेगा। नेक्स्ट जो हाई वेटेज टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है, क्योंकि आपको पता है मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने भी ये ट्रेंड देखा है कि उसमें कितने सारे सवाल बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जैसे पेडिग्री एनालिसिस है या आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, इवन इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लास्ट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आपको इन टॉपिक्स को पेप को पहली प्रायोरिटी में थॉरो कर लेने चाहिए। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जो और हाई वेटेज टॉपिक मुझे लगता है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मैंने देखा है कि 4 से 5 सवाल आ सकते हैं। देखा जो ट्रेंड देखा है पीवाईक्यूज का, और वो चैप्टर क्योंकि बहुत ज्यादा इलेबोरेट है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी डिटेलिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और डायग्राम्स के ऊपर आपको स्पेशल एम्फेसिस करना चाहिए। नेक्स्ट आप आ जाइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टॉपिक बहुत छोटा लगता है पर मुझे लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको क्लियर नहीं है, हार्मोन्स का एक्शन क्लियर नहीं है, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसमें मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि कौन सा पिल्स का मोड है, कौन सा आईयूडीज का मोड ऑफ एक्शन है, ये क्वेश्चंस मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको पता है कि ये 11th का टॉपिक है और क्योंकि इसमें सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं तो इस चैप्टर का जो नॉलेज है ये मैंने देखा है कि आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के दूसरे टॉपिक्स के साथ भी रिलेट करता है और 12th के टॉपिक्स के साथ भी रिलेट करता है। इसलिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 3 से 4 सवाल आपके आ सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आपका, ये वाले आपके हो गए मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस क्योंकि अप्लाइड फील्ड है,
इसलिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल देखे जाते हैं। आजकल एक ट्रेंड है कि जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से पूछे जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से मुझे लगता है 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं, और क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और सबसे इस चैप्टर की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको रटना नहीं है, पूरा समझने का है। तो अगर आप इसको थॉरोली तैयार कर लेते हैं तो आपसे इसमें गलती नहीं होती है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और प्रोसेस से मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए, जो कि आजकल के नीट का एकदम लेटेस्ट ट्रेंड है। फिर आ जाइए नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। क्योंकि ये पूरा ही यूनिट ऐसा देखा गया है कि 9 से 10 क्वेश्चन इसके होते हैं, तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन उन्होंने वहां से पूछ लिए तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशंस वाले पार्ट से वो लोग पूछ सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आजकल वो लोग बड़े बड़े स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन या पूरे पैराग्राफ को सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो जब आप अपने लिए प्रैक्टिस करते हैं, और आपको मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि एनसीईआरटी रिकॉल, एक्टिव रिकॉल मेथड से अगर आप पढ़ेंगे, यानी कि आपने अगर मान लीजिए एडीए डेफिशिएंसी पढ़ी है तो आप उसको हर लाइन से क्वेश्चन बनाइए और उस पूरे पैराग्राफ से एक खुद अपने लिए एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ऐसे ही आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इवन आप लोग बीटी कॉटन के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी कि आप अपने लिए जितना काम कर सकते हैं उससे आपका माइंड को प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, ना कि केवल एनसीईआरटी की पैसिव रीडिंग। तो इसमें से जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के क्वेश्चन हैं उसमें ह्यूमन इंसुलिन है, एडीए डेफिशिएंसी है, बीटी कॉटन है, ये सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एनिमल किंगडम। मुझे ऐसा लगता है कि 11th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप एक चीज इसमें और भी देखने को मिलती है कि इसमें बच्चे ये बोलते हैं कि हमसे एग्जाम्पल्स लर्न नहीं हो रहे, पर एनिमल किंगडम एक ऐसा टॉपिक है बच्चों कि अगर आपने बहुत अच्छे से उसको 4-5 बार थॉरोली रीड कर लिया तो वहां पर अधिकतर क्वेश्चंस जो इसमें देखने को मिलते हैं वो मैच द फॉलोइंग के होते हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से आप ऑप्शंस देख के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो वहां पर आपको अगर एग्जाम्पल की स्पेलिंग रटी हुई नहीं है तो आप ना कर पाए। मैंने देखा है कि एनिमल किंगडम वाले टॉपिक में रेयरली ही बच्चे से गलती होती है, तो ये टॉपिक बिल्कुल ना छोड़े, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपके 11th क्लास का टॉपिक है और आपको पता है कि ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। आपने इसमें ये भी देखा है कि इसमें फ्लोरल फॉर्मूला इस बार पूछा गया था, तो आपको ये चीज पता होगी कि इसमें से फैमिलीज के ऊपर फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, सारे स्टेम के मॉडिफिकेशंस, रूट के मॉडिफिकेशंस। एक चीज इसमें बोलना चाहती हूँ कि मॉड्यूल से इसको मत पढ़ना, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। अगर आप किसी कोचिंग के एग्जॉस्टिव मटेरियल पढ़ते हो तभी आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक टफ लगता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और लास्ट 10th टॉपिक जो इस हाई वेटेज चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये जो चैप्टर है ये आपके इकोलॉजी वाले यूनिट से आता है 12th में, और इसमें से काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको बहुत ज्यादा टफ नहीं है, यानी कि अगर आपने कोई हैवी टॉपिक उठाया, जब आप एग्जॉस्टेड हो आप इसको थोड़ा सा भी रीड करेंगे ना, आप आसानी से वहां पर रिकलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के टेबल आ चुका है, एग्जांपल्स आते हैं, ग्राफ आ सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और आप लोग उसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो एग्जाम्पल आपसे याद नहीं हो रहे वो अपनी नोटबुक में आप उसको रेलेवेंट जगह पे नोट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके हाई वेटेज 10 चैप्टर्स। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपको नीट के लिए कभी भी एनसीईआरटी के अलावा किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपने, क्योंकि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अगर ये पहले 10 चैप्टर्स आपको ये वाले तैयार आप कर रहे हैं तो आपको इसको सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आप ये चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। आपको लगेगा कि ये 10 चैप्टर मेरे तैयार हैं, यानी कि 50+ क्वेश्चंस तो मेरे सेव हो गए। एक बात और बतानी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बायोलॉजी में चैप्टर्स खुद इतने कम समय पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप बी-वाइज क्लासेस का आरबीसी 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं हर चैप्टर को इन डेप्थ
एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू और जो एनसीईआरटी के अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आ सकती हैं वो सब रिवाइज करवाऊंगी और आपका पूरा बायोलॉजी इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि आप आसानी से 350 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप बीवाइज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।